आज की हमारी यह क्लास हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान से संबंधित एक चैप्टर से है और उस चैप्टर का नाम क्या है? फल परिरक्षण, जिसे फ्रूट प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इस फ्रूट प्रिजर्वेशन में फलों की कैसे रक्षा की जाती है और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाता है और उनको लंबे समय तक भंडारण करने के लिए उनमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं और फलों या सब्जियों को खेत से कटाई करने के बाद मार्केट तक पहुंचाने में क्या सावधानी रखी जाती है, इन सब बातों का डिस्कस हम कुछ लाइनों में करने वाले हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हालांकि और भी हमारी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी क्लास हुई, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ भी देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की इस क्लास भी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आपको एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि फ्रूट प्रिजर्वेशन क्या होता है, जिसे फल परिरक्षण क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है फलों को लंबे समय तक खराब होने से बचाना और उनको सुरक्षित रखना। फलों को लंबे समय तक खराब होने से बचाकर सुरक्षित रखना, मतलब खराब नहीं होने देना, उनको बचा के सुरक्षित रखना है, ताकि उनका स्वाद, उनका रंग, पोषण और गुणवत्ता जैसे फलों की रहती है वैसी ही बनी रहे। फिर एक बार और समझ लेते हैं कुछ शब्दों में। फल संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें फलों को सड़ने, खराब होने या सूक्ष्म जीवों, अब सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, फफूंद आदि के प्रभाव से बचाकर अधिक समय तक उपयोग योग्य रखा जाता है। अब फल परिरक्षण करने के कई तरीके होते हैं, जैसे सुखाना, शीत शीत भंडारण करना। शीत भंडारण जैसे आप कुछ समय फलों एवं सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। कैनिंग करना, कैनिंग कैसे करते हैं? जैसे मटर को हम कैनिंग करके सुरक्षित रखते हैं। जैम और जेली बनाकर भी फलों के रस को सुरक्षित रखते हैं। अचार बनाकर, तो आपको तो पता ही होगा कि अचार कैसे बनता है और कैसे उसको सुरक्षित रखा जाता है। और लास्ट में आता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में मोस्टली आप अपने दैनिक जीवन में हर रोज़ उपयोग करते हैं। तो ये फ्रीजिंग की जो प्रक्रिया है ये कुछ समय के लिए होती है। तो आप जैसे घर में सब्जी लाते हैं और अपने फ्रीज में रख देते हैं, तो ऐसा करके कुछ समय तक हम रख सकते हैं। तो ये सारे तरीके जो है अपनाकर फलों एवं सब्जियों को संरक्षित रखते हैं, ताकि इनकी पोषक वैल्यू बनी रहे और इनकी भंडारण क्षमता बढ़ जाए। तो चलिए अब हम आते हैं हमारा मेन चैप्टर में, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भारत में फल एवं सब्जी उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम में लेते हैं? तो परिरक्षण करने के लिए यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए मात्र और मात्र फल और सब्जियों का हमारे भारत में 2 से 3% ही उपयोग करते हैं। कितना करते हैं? 2 से 3% ही उपयोग करते हैं। बाकी जो है हम डायरेक्ट फल एवं सब्जियों का उपयोग कर लेते हैं और कुछ खराब भी हो जाती है। अब इसके बाद में क्या दिया? भारत में फल एवं सब्जी का कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग लिए ही खराब हो जाता है? जो हम फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो हमेशा जो है थोड़ी सी असावधानी या फिर वैज्ञानिक तकनीक कम होने के कारण या किसान का प्रशिक्षित न होने के कारण 25 से 30% फल एवं सब्जियां हमेशा ही खराब हो जाती हैं। फल परिरक्षण पदार्थ हेतु फल उत्पाद हमेशा यानी एफपीओ यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एक संगठन है, इसी के तहत नियम से हमें काम करना होता है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब लाया गया? फल परिरक्षण पदार्थ हेतु फल उत्पाद आदेश कब बना, ताकि फल एवं सब्जियों का परिरक्षण नियम से किया जा सके और उन्हें निर्यात किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। तो एफपीओ 1955 में बना। कब बना? एफपीओ 1955 में बना। और एफपीओ का पूरा मीनिंग क्या है?
फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी फल उत्पाद आदेश। अब प्रश्न सीधा आता है कि फल उत्पाद आदेश की स्थापना कब हुई? फल उत्पाद आदेश की स्थापना 1955 में हुई। अब अगला प्रश्न क्या है? फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल परिरक्षण यानी फलों का प्रिजर्वेशन करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कि उनकी गुणवत्ता नियंत्रण, ताकि जैसे वो हमें ताज़े फल मिलते हैं वैसे ही उनकी गुणवत्ता बनी रहे, और यदि हम उपयोग करते हैं तो हम बहुत चाव से उसका उपयोग कर सकें। फिर क्या दिया है? सर्वप्रथम फल परिरक्षण के जनक हैं, मतलब फल परिरक्षण की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी? अपने नियम के अनुसार जो डिब्बाबंदी के माध्यम से की थी, तो वो निकोलस एपर्ट प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने फल परिरक्षण की शुरुआत की। जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल है। अब जैम बनाने के लिए ऐसे तो बहुत सारे फल हैं, लेकिन सबसे अच्छा जैम किस फल का बनता है? मोस्टली ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कि सबसे अच्छी जेली किस फल की बनती है, सबसे अच्छा जैम किस फल का बनता है, ऐसा पूछा जाता है। हालांकि जैम जेली तो बहुत सारे फलों से तैयार होती है, लेकिन सबसे अच्छा जैम जो है किसका बनता है? सेब फल का बनता है। और सेब फल को ही क्या कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण फलों का राजा। और सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे क्षेत्रों में होता है। अब जैम की हमने बात कर ली है तो हमें जेली की भी कर लेना चाहिए। तो प्रश्न में ये भी आ जाता है कि सबसे अच्छी जेली किस फल की बनती है? तो सबसे अच्छी जेली अमरूद की बनती है। किसकी बनती है? अमरूद। अब ये जैम जेली का सब फलों का सिलेक्टेड क्यों है? कि जेली बनाने के लिए फल में पेक्टिन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो पेक्टिन सबसे अच्छी मात्रा में अमरूद में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमरूद में। इसलिए अमरूद की जेली बहुत अच्छे से बनती है। अब दिया है मार्मलेड बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है। तो मार्मलेड जो है खट्टे फलों से बनता है। खट्टे फल कहे तो सिट्रस वर्गीय, जिसे हम नींबू वर्गीय फल कहते हैं। तो सबसे अच्छा मार्मलेड जो है नींबू वर्गीय फल का बनता है। किसका बनता है? नींबू वर्गीय फल का बनता है। कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल है। तो कैंडी एवं मुरब्बा बनाने के लिए सबसे अच्छा फल है। तो कैंडी बनाने के लिए आंवला और बेर, आंवला और बेर ये दोनों ही फल जो है कैंडी और मुरब्बा बनाने के लिए बहुत अच्छे फल माने जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। तो भारत में कौन से फल का सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो है कैरी फल यानी कच्चे आम, कैरी फल यानी कच्चे आम का सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। अचार तो बहुत सारे फलों का भी बनता है, जैसे अचार नींबू का बनता है, आंवले का बनता है, मिर्च का बनता है, बहुत सारे फलों का, सब्जियों का बनता है। लेकिन सबसे उच्च श्रेणी का अचार, सबसे अच्छा अचार कैरी फल का ही बनता है। और कैरी फल कहे तो कच्चे आम का। अब क्या दिया है? सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल है। सॉस एवं केचप ये दोनों ही बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं जो हम अपने भोजन में इनका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। तो सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो सॉस एवं केचप सबसे अच्छा टमाटर का ही बनता है, लेकिन और भी फलों का तैयार होता है, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का टमाटर का ही बनता है। खाद्य पदार्थ में कितने प्रतिशत शर्करा परिरक्षण का काम करती है? खाद्य पदार्थ मतलब यदि हम कोई भी खाद्य पदार्थ को प्रिजर्वेशन कर रहे हैं या उनको परिरक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो चीनी की मात्रा उसमें क्या होनी चाहिए? तो चीनी की मात्रा यहाँ पर कितनी दी है? 66%। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपसे बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा किया था कि एमपी टेट वर्ग 1 में ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया हुआ था पात्रता परीक्षा में, और इसमें पूछा था कि भाई खाद्य पदार्थ को परिरक्षण करने के लिए कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ 68% दिया था और 65 भी दिया था। लेकिन उसने सबसे क्लियर और सबसे अच्छा आंसर 68% को माना था। तो यहाँ 66 दिया है, तो आप समझ लीजिए 65 से 70 के बीच में जो भी प्रश्न आता है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर नीचे क्या दिया है कि खाद्य पदार्थ में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है? तो कितने प्रतिशत नमक जो हम खाद्य पदार्थ में। तो अगला हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है, और वो क्या है कि
खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है। यानी कि यदि हम जो भी फल या सब्जी को परिरक्षण का कार्य करते हैं विशेष, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लागू होता है अचार में। किसमें होता है ये प्रश्न? सबसे ज़्यादा लागू होता है अचार में। लेकिन आजकल जो है अभी का समय जो है प्रिजर्वेटिव बहुत सारे खाद्य पदार्थ आने लगे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से बताया गया है कि सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ को परिरक्षण करते हैं तो उसमें नमक की क्या प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। तो नमक की मात्रा जो होनी चाहिए 15 से 25% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 से 25% नमक की मात्रा होनी चाहिए। यदि इतनी मात्रा हम रखते हैं तो परिरक्षण का कार्य बहुत अच्छे से करता है। लेकिन चीनी की बात आती है तो चीनी की 65 से 70% रखते हैं। अब अगला क्या दिया है? खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत मात्रा सिरका की परिरक्षण में लेते हैं। मतलब यदि हम खाद्य पदार्थों को सिरका से परिरक्षण करते हैं तो कितना प्रतिशत सिरका लेते हैं? तो 2 से 3% सिरका की मात्रा हम खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए उपयोग में लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है सिडेर यानी साइडर है। ये साइडर किससे बनाया जाता है? साइडर एक पेय पदार्थ है। तो ये साइडर जो है सेब से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेब से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइडर ये एक पेय पदार्थ है और यह सेब से बनाया जाता है। फैनी, फैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? तो फैनी भी एक, जैसे साइडर है वैसे फैनी है, तो फैनी भी एक पेय पदार्थ है और ये किससे बनता है? तो फैनी जो है काजू और नारियल से बनता है। किससे बनता है? काजू और नारियल से। और ये फैनी जो है सबसे ज़्यादा गोवा में फेमस है। कहाँ पर है? गोवा में फेमस है। तो साइडर कहाँ पर फेमस है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगला क्या है हमारे सामने? अब अगला है हमारे सामने कि रंगीन फलों में कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं। कलरलेस फ्रूट, मतलब ऐसे फल जिनमें रंग नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, तो ऐसे फलों का रस परिरक्षण करने के लिए हम कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? तो पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड। किसका उपयोग करते हैं? KMS यानी पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का रंगीन फलों में परिरक्षण के रूप में काम किया जाता है और इसकी मात्रा कितनी होती है ppm में? 350 से 500 ppm। और यही 350 को 500, ये 350 से 500 ppm को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.03 से 0.05% मात्रा काम में लेते हैं। तो ये हमने देख लिए अभी कलरलेस फल। अब मान चलो कोई फल रंगीन है जिनमें कलर पाया जाता है, तो उनमें कौन सा परिरक्षण काम में लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट की कितनी मात्रा लेते हैं? 700 से 1000 ppm। कितनी लेते हैं? 700 से 1000 ppm। और इतनी मात्रा हम जो है फल परिरक्षण के लिए उपयोग करते हैं कलर वाले फलों में। अब इन्हीं कलर वाले फलों की यदि हम मात्रा देखेंगे ppm से, यदि हम 700 से 1000 ppm को यदि हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.07 से 0.01% मात्रा काम में लेते हैं। अब बात आती है कि सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक होता है। बिल्कुल सही, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड से भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक होता है, हाँ सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी खाद्य पदार्थ को परिरक्षित किया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा रसायन होता है जो परिरक्षक का कार्य करता है? तो वो होता है पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड होता है जो परिरक्षक का कार्य करता है। आगे का प्रश्न क्या है? अब शून्य ऊर्जा शीतगृह यानी जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, शून्य ऊर्जा शीतगृह जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुल मिला के ये जो है इसमें फलों को ठंडा रखने की एक तकनीक है ये, जिसके पास यदि ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो ऐसे तकनीक अपनाकर भी हम फल और सब्जियों को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो शून्य ऊर्जा शीतगृह है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ये वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर कार्य करता है। तो यह एक वैज्ञानिक की बताई हुई विधि है। जब आपके पास यदि साधन कम उपलब्ध हो तो आप इस विधि का उपयोग करके भी फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। शून्य ऊर्जा शीत गृह, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में अंदर का तापमान व आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो तापमान 25 सेल्सियस व आर्द्रता 90% आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 90%। यदि 25 सेल्सियस टेम्परेचर और आर्द्रता 90% है तो फल एवं सब्जियों को आप लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा परिरक्षक के रूप में काम में ली जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अभी हमने देखे कि सल्फर डाइऑक्साइड की परिरक्षक की मात्रा, वो सल्फर डाइऑक्साइड को हम परिरक्षक के रूप में उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है जो परिरक्षक करने में मदद करता है? तो वो होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो अब इसकी कितनी मात्रा हम परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं? 350 से 500 ppm। कितनी करते हैं? 350 से 500 ppm परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। फल परिरक्षण में नमक व चीनी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम फल एवं सब्जियों को परिरक्षण तो करते हैं शर्करा से, तो वो शर्करा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो शर्करा जो है परासरण सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि आप बायोलॉजी के या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि परासरण क्या होता है। फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता रखी जाती है। तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता 20 से 25% रखी जाती है। यदि हमें फलों के अंदर डिब्बाबंदी करना है तब शक्कर की सांद्रता हम ये रखेंगे। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल रखा जाता है। तो यदि हम सब्जियों की डिब्बाबंदी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है नमक का घोल 2% रखेंगे। कितना रखेंगे? 2% रखेंगे। लेकिन कभी कभी पेपर में 1 से 3 के बीच की बात कही जाती है। अब बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन आदि किस्म है। ये जो किस्मों के हमने अभी नाम देखे, ये किसकी किस्म है? सीधा हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये जो है सीताफल की किस्म है। किसकी किस्म है? सीताफल की किस्म है। आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो आम की जो है सबसे अच्छी डिब्बाबंदी के लिए किस्म है वो है दशहरी। और ये दशहरी किस्म जो है ये उत्तर प्रदेश की बड़ी ही फेमस किस्म है और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन व क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई या फिर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए और आप ये तो ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी अगली क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए और यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।